हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के चौहान फिर से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेकर आया हूं। जैसे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। रोज का मैं एक लेक्चर जो है वो बायोलॉजी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से जो है वो आपका डालता रहूंगा। बीच में कुछ समस्याएं थी जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब मैं आपको डेली एक वीडियो जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। खुशी की बात यह है कि इसमें जो है वो आपका मैं जीएस को लेकर चलूंगा और आपका इंग्लिश को लेकर और प्लस आपका मैथ। ये तीन चीज जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और यूट्यूब चैनल है आपका धामपुर क्लासेस के नाम से सर्च करना, धामपुर क्लासेस। और आपको इसमें डेली की जीएस, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस जो है वो आपका मिलती रहेंगी। आशा करूंगा कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैं जो आज शुरू करूंगा वो करूंगा मैं आपका एक करंट का मुद्दा है और काफी चर्चित भी रहा, काफी चर्चा में रहा। उसका नाम है आपका आरटीआई उच्च न्यायालय से। मेनली ये न्यायालय एंड आरटीआई, ये न्यायालय आरटीआई है क्या? मेनली इसमें बहुत चर्चा में रहा 2019 से। और 2019 में जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आया कि हाँ, ऐसे आरटीआई जो है वो आपका सार्वजनिक प्राधिकरण में जो है वो आपका सहयोग करेगी। मेनली है क्या? अगर मैं आरटीआई की बात करूं कि आरटीआई क्या है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपका आरटीआई यानी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन। जो सरकार सूचना का अधिकार है और सूचना के अधिकार में जो है वो आपका क्या आरटीआई के तहत रखा गया है वो आपका इस वीडियो के माध्यम से आप समझोगे। मेनली ये जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो आपका 2005 में लाया गया। यानी 2005 में आरटीआई एक्ट को लाया गया और इसे ही जो है वो आपका जून 2005 में यानी 15 जून 2005 को इसको जो है संसद के द्वारा पास कर दिया गया। कि संसद ने इसे जो है वो क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। संसद के द्वारा आरटीआई एक्ट को 2005 में पास कर दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 2005 में इसे जो है वो आपका जारी कर दिया गया। मेनली ये आरटीआई एक्ट है क्या, क्यों लाया गया था, क्या रीजन था इसके लाए जाने का? तो इसको जो है वो आपका एक तरह से मानवता के उत्तरदायित्व, या मैं कह दूंगा मानवता के उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए आरटीआई एक्ट को लाया गया था। मेनली ये जो आरटीआई है ये एक जनता का अधिकार है, जनता की पावर या जनता का अधिकार। मेनली जनता को यह अधिकार होता है कि हमें जो है वो आपका जितने भी सार्वजनिक निकाय हैं उन सभी से कुछ ना कुछ हमें कोई जानकारी चाहिए, तो हमें जो है वो आपका आरटीआई के तहत मिलनी चाहिए। तो ये जनता की पावर होती है, मौलिक अधिकार होता है। मेनली अगर मैं कह दूं कि आरटीआई को संविधान में किस रूप में रखा गया, जैसे मैं कह दूंगा कि क्या ये एक मौलिक अधिकार है या क्या ये आपका एक तरह से संविधान में कोई संवैधानिक उल्लेख है, या मैं कह दूं कि संविधान में जो है इसका वर्णन कहीं ना कहीं किया गया है, या संविधान के तौर पर जो है आरटीआई एक्ट को जो है रखा गया है। मैं बता दूं कि संविधान के अकॉर्डिंग आरटीआई जो है वो आपका एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 19 का ए जो बात करता है वो करता है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब है कि जनता को अधिकार है कि कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का। तो ये जो आपका एक्ट है, ये एक्ट लाया गया था आपका 2005 में और ये लाया गया था आपका एक तरह से मौलिक अधिकारों के लिए, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार ये किस किस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखे गए हैं, तो इसके अंदर जो है वो जितने भी आपके निकाय हैं, जितने भी आपके
सार्वजनिक प्राधिकरण है। अब ये सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरण का मतलब है जैसे संसद, जैसे लोकसभा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, मतलब जनता को अधिकार है कि जितने भी आपके सार्वजनिक प्राधिकरण है, इन सार्वजनिक प्राधिकरणों से संसद हो या लोकसभा हो या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, इन सभी से कुछ ना कुछ आपका बूझने का अधिकार होता है। और ये किसके तहत बूझते हैं? आपका आरटीआई एक्ट के तहत बूझ सकते हैं। मेनली ये जो आपका आरटीआई है, इसकी एक समय अवधि है, यानी इसमें जो है वो आपका एक तरह से आवेदन करना होता है जनता को, जो है सार्वजनिक प्राधिकरण में जिस प्राधिकरण से उनको कुछ बूझना है, तो उसमें जो है वो आपका एक तरह से उनको जो है वो आपका आवेदन करना होता है। और उस आवेदन के बाद जो है ये सार्वजनिक निकाय जो है, ये सार्वजनिक निकाय, इसकी एक समय अवधि बताई गई है और वो है आपका 30 दिन। 30 दिन। अगर कोई ऐसी मौलिक अधिकार है कि जनता को जो है वो आपका कोई जरूरी बात है या जरूरी जो है वो आपका बोलना है, तो ऐसे में जो है वो इसकी समय अवधि को घटाकर जो है वो आपका 48 घंटे कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ कि जनता ने कोई सार्वजनिक प्राधिकरण से जो है वो आपका कुछ आवेदन किया और ऐसे में सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी भी या तो सदस्य ने या आपका कोई भी अधिकारी ने कोई उसको जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में 30 दिन के बाद भी अगर सार्वजनिक प्राधिकरण जवाब नहीं देता है तो ऐसे तो आरटीआई एक्ट विफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस आरटीआई को जो है वो आपका धारा 2H के तहत रखा गया है। और मेनली यदि ऐसा होता है कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में जनता को कोई जवाबदेही नहीं मिलती है, तो ऐसे में जनता के पास एक ऑप्शन होता है इसी धारा के तहत, वो है आपका धारा 12 और धारा 13। धारा 12 जो बात करती है वो आपका केंद्रीय सूचना आयोग की चर्चा करती है। और धारा 13 जो है वो आपका राज्य सूचना आयोग की चर्चा करती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को अगर इस सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई जवाबदेही नहीं मिलती है, तो ऐसे में 30 दिन के बाद जो है वो आपका या तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास चला जाता है या वो अपनी रीट जो है राज्य सूचना आयोग के केंद्र में डाल देता है। मेनली ये सब जो है वो आपका जवाबदेही को प्राप्त करने के लिए जो है आरटीआई एक्ट को लाया गया, जो हमें 2005 से जो है वो आपका दिखाई दिया। मेनली अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसमें आरटीआई एक्ट जो है चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका कार्यालय जो है आरटीआई के तहत नहीं आता था। लेकिन अब जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है नवंबर 2019 में, और इसमें कहा गया कि ये जो आपका ये सर्वोच्च न्यायालय की जो आपका एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है वो आरटीआई एक्ट के तहत आती है। अर्थात लोगों को जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है अपना जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा उठा कहां से, मुद्दा आया कहां से, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये मुद्दा जो है वो थोड़ा सा हम समझते हैं आपका न्याय पालिका के बारे में। न्यायपालिका क्या है? मेनली सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो आपका गठन, यानी न्यायपालिका का मैं कह दूंगा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन
1935 यानी भारत के 1935 शासन अधिनियम के तहत किया गया था या किया जाना था। और ऐसा 1935 के अधिनियम में कहा गया कि भारत में भी जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। यानी 1937 में जो है वो आपका एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये संघीय न्यायालय क्या है? संघीय का मतलब होता है संघात्मक, संघात्मक का मतलब होता है कि इस संघात्मक में राज्य की और केंद्र की बराबर बराबर शक्तियां होती हैं, और दोनों के बराबर शक्तियों के मिलने से एक संरचनात्मक इकाई का निर्माण होता है, जिसका नाम है आपका संघीय न्यायालय या संघात्मक शासन प्रणाली। मेनली ये जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक स्थान दिया गया। यानी भाग 5 में जो है 124 आर्टिकल, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की जाती है। संविधान में जो है वो आपका जो पहला भाग है वो जो है वो आपका संघात्मक से संबंधित है, भाग 2 जो है नागरिकता से, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से, भाग 4 जो है मौलिक कर्तव्य से, और भाग 4 जो है भाग 4 का क्या जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मेनली इसकी चर्चा हम संविधान में करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है ये लागू हो जाने के बाद जो है, यानी जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था, यानी 28 नवंबर 1950, 28 नवंबर 1950 में जब संविधान हमारा जो है लागू हुआ, तो इसे 28 नवंबर 1950 से जो है इस संघीय प्रणाली को ही सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा है। जब हमारा संविधान जो है 28 नवंबर 1950 को लागू हुआ, तो ऐसे में जो है इसी संघीय न्यायालय को जो है सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा है। मेनली इसे जो है जब इसके रूप में बदल दिया गया, तो यहां पर जो है अगर मैं न्यायपालिका की फिर से बात करूं, तो न्यायपालिका जो है 2 भागों में बटी होती है। नंबर 1, इस न्यायपालिका को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। नंबर 1 न्याय, और नंबर 2 न्यायालय का प्रशासन। मेनली न्याय जो है, अगर मैं कह दूं कि न्याय का मतलब है जितने भी आपके ये जजमेंट जो है वो आपका न्याय करते हैं, या जितने भी न्यायालयों में न्याय होता है, वो तो आरटीआई के तहत ना तो पहले था और ना ही आरटीआई के तहत अब आता है। यानी न्यायालय और आरटीआई का कोई भी संबंध नहीं है। हम बात करेंगे केवल आपका न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारियों की या न्यायालय के प्रशासन की। मेनली ये न्यायालय का प्रशासन जो है वो आपका, इसे ही जो है न्यायालय के प्रशासन को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इसे ही कहा जाता है आपका सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सीजेआई के नाम से जो है वो आपका न्यायालय के प्रशासन को ही जाना जाता है। मेनली ये शुरुआत चिंगारी कब से बनी, 2019 में कैसे बनी और क्या रीजन था, और कैसे कैसे जो है आरटीआई एक्ट जो है वो आपका इस पर काम करना शुरू किया। मेनली एक आरटीआई के जो है वो आपका कार्यकर्ता थे, उनका नाम था सुहास अग्रवाल। आरटीआई के कार्यकर्ता ने, सुहास अग्रवाल ने एक रिट डाल दी, या उसने जो है 2009 में एक आवेदन किया आरटीआई के तहत। उन्होंने आवेदन में कहा कि 1997 के तहत या 1997 का जो एक्ट था उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो संपत्ति है, क्या उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। ऐसे में जो है वो आपका ये बात जो है वो आपका आरटीआई के तहत जो है वो आपका इस कार्यालय में गई। तो ऐसे में इस कार्यालय के प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ये हमारी गोपनीयता है, इसमें जो है हम कोई भी बात किसी को नहीं बता सकते हैं, अर्थात सीजीआई का कार्यालय जो है आरटीआई के तहत नहीं आता है, जिसके कारण से
हम यह सूचना देने के पाबंद नहीं है। लेकिन आगे चलकर जो है सुहास अग्रवाल ने जो है वो जब 30 दिन के बाद इन्होंने कोई भी आपका सीजीआई या आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय ने जो है सुहास अग्रवाल को कोई भी जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में कहा जाता है कि उसके बाद ये सुहास अग्रवाल ने दूसरी रिट जो डाल दी, दूसरी रिट जो डाली वो डाल दी आपका केंद्रीय सूचना आयोग के पास। यानी केंद्रीय सूचना आयोग के पास जब रिट डाली तो न्यायालय से फैसला आया कि आरटीआई के तहत जो है सीजीआई का कार्यालय भी आता है, सार्वजनिक प्राधिकरण में आता है, अर्थात आरटीआई को जो है यानी जो आपका चीफ जस्टिस का कार्यालय है उसको जो है जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो ऐसा जो है वो आपका उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के कहने पर भी जो है वो आपका न्यायालय के प्रशासन ने कोई भी सुनवाई नहीं करी, कोई भी आपका आंसर नहीं दिया, जिसके कारण से सीजीआई के कार्यालय में जो है वो आपका दूसरी जो सीजेआई का कार्यालय, अब इसमें दो होते हैं, एक तो आपका प्रशासन महासचिव और एक होता है आपका केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपके सार्वजनिक प्राधिकरण हैं वो भी सीजीआई का कार्यालय भी उन्हीं प्राधिकरण में आता है, अर्थात इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। जब केंद्रीय सूचना आयोग पर भी जो है इन्होंने कोई जवाबदेही नहीं करी सीजीआई के कार्यालय ने, तो ऐसे में दूसरी जो रिट डाल दी गई, दूसरी रिट डाल दी गई आपका दिल्ली न्यायालय में, और दिल्ली न्यायालय में जो है वो आपका दूसरी डालने के बाद जो है इन्होंने दिल्ली न्यायालय के बाद भी जो है वो आपका कोई भी सुनवाई या कोई भी आंसर नहीं दिया, कोई भी जवाबदेही नहीं करी। और इसके बाद जो है जो आपका अगली रिट डाली गई वो डाल दी गई आपका सर्वोच्च न्यायालय में। अब जो है वो आपका जब सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट डाल दी गई तो ऐसे में जो है सर्वोच्च न्यायालय से एक फैसला आता है कि सीजीआई का कार्यालय आरटीआई के तहत आता है, अर्थात आरटीआई के कार्यालय या सीजीआई के कार्यालय को आरटीआई के तहत जनता को आंसर या जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ऐसे में जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है ये फैसला आया आपका नवंबर 2019 में, जिसके कारण से ये आपका काफी चर्चा में रहा। और आरटीआई एक्ट जो है ये काफी ज्यादा जो है वो आपका लोगों के लिए लाभदायक भी बना। और कहा जाता है कि यहीं से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जितनी भी जनता कोई भी आपका इन सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से कोई जवाबदेही करती है तो ये सीजीआई के तहत या आरटीआई के तहत जो है सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो है वो आपका जवाबदेही करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये था आपका न्यायपालिका और आपका आरटीआई से संबंधित, और इसको जो है मैंने आपको जोड़कर पढ़ा दिया कि हाँ क्या क्या जो है वो आपका इसमें रखा गया और कैसे कैसे इस आरटीआई तहत को लाया गया। मेनली ये जो आपका मुद्दा था ये करंट का मुद्दा था और मैंने जो है वो आपका पॉलिटी से इसको जोड़कर पढ़ाया। अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से जो है वो आपका आसानी से कर लोगे, बाकी इसकी पूरी चर्चा मैं आपका पॉलिटी में करूंगा। मेनली मैं बता दूं कि मैं जो हूं अब डेली की एक दो वीडियो जो है वो आपका डेली के अपलोड करता रहूंगा, और आप लोग जुड़िए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और आपका लाइक करना ना भूले।